दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और इस सबसे बड़ी इंडस्ट्री को सबसे बड़ी होने का तमगा हासिल करवाने में जिसने अहम भूमिका निभाई वो है इस इंडस्ट्री से निकला हुआ संगीत। और जब बात संगीत की हो तो एक नाम जो उभर कर आता है वो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। जोड़ी ऐसी की जोड़ी होते हुए भी कई लोग इसे एक ही व्यक्ति का नाम समझते हैं और हर दौर का फिल्म मेकर इन्हें अपनी फिल्मों के लिए सबसे सटीक पाता है। तो फिर इस वीडियो में हम आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये है प्यार बरसों पुराना हमारा। फ्रेंड्स, इस जोड़ी में बड़े हैं लक्ष्मीकांत जी, जिनका जन्म साल 1937 के 3 नवंबर के दिन बम्बई में हुआ। जबकि प्यारेलाल जी भी जन्मे तो इसी 3 तारीख के दिन, लेकिन साल 1940 के सितंबर महीने में। प्यारेलाल जी का जन्म स्थान रहा बम्बई का वाडिया हॉस्पिटल। कहा जाता है कि जिस दिन लक्ष्मीकांत जी का जन्म हुआ उन्हीं दिनों दीपावली के चलते इनके घर में लक्ष्मी पूजन का माहौल था, तो इनका नाम रख दिया गया लक्ष्मीकांत कुंदलकर। पिता का नाम शांताराम होने की वजह से इनका पूरा नाम रहा लक्ष्मीकांत शांताराम कुंदलकर। लेकिन जब 5 से 6 साल के ये थे तब इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया। कहा जाता है कि कुल 4 से 5 भाइयों में से लक्ष्मीकांत दूसरे थे, लिहाजा इनके पिता के किसी संगीतकार मित्र ने इनके बड़े भाई और इनको 7-8 साल की उम्र में ही संगीत की शिक्षा लेने यानी वाद्य यंत्रों को बजाने की कला सीखने के लिए प्रेरित किया। लिहाजा हुसैन अली नामक फेमस मेंडोलिन प्लेयर से लक्ष्मीकांत जी ने साल 1.5 साल तक मेंडोलिन की शिक्षा ली और इनके बड़े भाई ने तबला बजाना सीखा। लक्ष्मीकांत जी को मेंडोलिन सिखाने में बॉलीवुड की पहली संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम में से हुस्नलाल का भी योगदान रहा। 40 के दशक के कुछ अंतिम सालों में लक्ष्मीकांत जी ने संगीत के साथ साथ कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की, जिनमें साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म भक्त पुंडलिक, 1950 की आंखें और कुछ गुजराती फिल्में भी शामिल हैं। व्यूअर, जब लक्ष्मीकांत जी 10 साल के थे तब इन्होंने लता मंगेशकर के कोलोबा में हुए एक रेडियो कंसर्ट में मेंडोलिन बजाया था और लता मंगेशकर इनके मेंडोलिन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने तुरंत लक्ष्मीकांत जी को मंगेशकर परिवार द्वारा चलाए जा रहे सुरील कला केंद्र नाम की एक एकेडमी में ले लिया। और उधर प्यारेलाल जी, जिनके पिता पंडित रामप्रसाद शर्मा जो कि खुद एक संगीतकार थे, उन्होंने प्यारे जी को 8 वर्ष की आयु में ही वॉयलिन की शिक्षा देना शुरू कर दिया। और शिक्षा भी कैसी, उस 8 वर्ष की उम्र में प्यारेलाल जी 10 से 12 घंटे तक हर रोज़ वॉयलिन की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन जब प्यारेलाल जी ने 10 से 11 साल की उम्र पार की तब तक इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लिहाजा अपने परिवार का आर्थिक मदद यानी अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए इन्होंने कई स्टूडियोज़ के लिए वॉयलिन बजाना शुरू कर दिया। और इसी बीच इन्होंने गोवा के मूल निवासी और बम्बई में रहने वाले एंथनी गोन्साल्विस नामक एक म्यूज़िक टीचर से संगीत की शिक्षा भी ली। और उन्हीं म्यूज़िक टीचर को ट्रिब्यूट देने के लिए बाद में प्यारेलाल जी के सजेशन के कारण ही इनके द्वारा संगीतबद्ध की गई फिल्म अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन के चरित्र का नाम एंथनी गोन्साल्विस रखा गया, जो कि पहले एंथनी फर्नांडिस रखा जाना था। खैर, अलग अलग स्टूडियोज़ में वॉयलिन बजाने के दौरान इन्हें कई बार मंगेशकर फैमिली द्वारा रन की जा रही उस एकेडमी में भी वायलिन बजाने का मौका मिला और कई बार ये लक्ष्मीकांत जी से रंजीत स्टूडियो में भी मिले। लिहाजा लगभग एक ही उम्र और एक ही तरह के पुअर बैकग्राउंड के चलते प्यारेलाल जी और लक्ष्मीकांत में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई। और इनके पुअर बैकग्राउंड और इनके टैलेंट और इन दोनों की दोस्ती को देखते हुए लता मंगेशकर ने इन्हें चितलकर रामचंद्र, नौशाद और एस.डी. बर्मन जैसे उस समय के दिग्गज संगीतकारों को रेकमेंड किया। लिहाजा सी रामचंद्र, नौशाद और एस.डी. बर्मन के साथ इन्होंने बतौर म्यूजिशियन काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उस काम से इन्हें जो पैसा मिलता था ये उस पैसे से संतुष्ट नहीं थे। लिहाजा इन्होंने साउथ की ओर रुख किया, लेकिन साउथ की स्थिति भी बॉलीवुड के जैसी ही थी। लिहाजा थक हार कर प्यारेलाल जी तो चेन्नई से ही ऑस्ट्रिया जाना चाहते थे और वो भी किसी वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा के लिए वॉयलिनिस्ट बनने, क्योंकि
प्यारेलाल जी को वेस्टर्न म्यूज़िक का काफ़ी नॉलेज था, लेकिन लक्ष्मीकांत जी का सपना भारत में ही एक टॉप म्यूज़िक कंपोज़र बनने का था। लिहाजा लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी को भी समझा बुझा कर वापस बम्बई ले आए। बम्बई आने के बाद लक्ष्मी प्यारे ने महज ओपी नैयर को छोड़कर उस समय के लगभग सारे बड़े संगीतकारों के लिए काम किया, लेकिन शंकर जयकिशन, जिनको लक्ष्मी प्यारे अपने गुरु के तौर पर देखते हैं, उनकी फिल्मों के लिए लक्ष्मीकांत को बस कभी कभार मेंडोलिन बजाने का ही मौका मिला। खैर, अलग अलग कंपोजर्स के लिए काम करने के बाद साल 1957 में लक्ष्मी प्यारे एक और बेहतरीन संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के परमानेंट असिस्टेंट बन गए और साल 1964 तक इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के साथ ही काम किया। कल्याण जी आनंद जी के साथ काम करने के दौरान साल 1960 के आसपास इन्हें एक प्रोड्यूसर ने 4 भोजपुरी फिल्मों के लिए बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिल्में कभी नहीं बन पाई। लेकिन 60 के दशक की शुरुआत में फिल्म मेकर बाबूभाई मिस्त्री ने एक लो बजट की कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म बनाने की योजना बनाई, जिसके म्यूज़िक के बारे में तो उन्होंने कुछ खास सोचा ही नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास गए। लेकिन क्योंकि फिल्म की कहानी में भी कुछ खास दम नहीं था, इसलिए लक्ष्मी प्यारे ने बाबूभाई मिस्त्री को ये सजेशन दिया कि फिल्म में 2-3 डांस सॉन्ग रखे जाए, जिससे फिल्म थोड़ी भव्य लगेगी। बाबूभाई मिस्त्री मान गए, लेकिन उनके पास ज़्यादा बजट नहीं था। लिहाजा लक्ष्मी प्यारे ने पारसमणि नामक उस फिल्म के संगीत का जिम्मा खुद उठाते हुए गाने तैयार करवाकर रिकॉर्डिंग के लिए वो लता जी और मोहम्मद रफ़ी के पास गए। लता जी ने तो खुद लक्ष्मी प्यारे को इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की थी, जबकि दिल के राजा रफ़ी साहब से भी उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे और इसी के चलते रफ़ी साहब ने तो पारसमणि फिल्म के गाने बिल्कुल फ्री में गाए, जबकि लता जी ने महज 101 रुपये शगुन के तौर पर स्वीकार किए। और फिर रिलीज़ के बाद फिल्म के गाने इतने चले कि फिल्म के हीरो हीरोइन को आज कोई नहीं जानता, लेकिन गाने आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इस फिल्म के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यारेलाल जी के अनुसार एक वक्त ऐसा था जब वो स्टूडियो में वायलिन बजाकर उससे मिले पैसों से राशन खरीद कर घर ले जाते थे, तभी उनके घर पर खाना बनता था। जबकि पारसमणि की ह्यूज सक्सेस के बाद आलम यह हो गया कि कुछ महीनों में इस जोड़ी ने 48 फिल्में साइन कर ली। बेशक उनमें कुछ बी ग्रेड फिल्में भी थी, लेकिन इस जोड़ी की एक खासियत ये भी रही कि इन्होंने कभी भी कोई भी गाना बी ग्रेड सिंगर से नहीं गवाया। पारसमणि के बाद और दोस्ती से पहले ऐसी 4 फिल्में रिलीज हुई जिनमें लक्ष्मी प्यारे का संगीत रहा। हरिश्चंद्र तारामती, सती सावित्री, संत ज्ञानेश्वर और मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, जिनमें से संत ज्ञानेश्वर फिल्म, जो कि लगभग फ्लॉप हो चुकी थी, उसके संगीत ने बाद में इतनी धूम मचाई कि फिल्म को ब्लॉकबस्टर कहा गया। और साथ ही साथ मिस्टर एक्स इन बॉम्बे नामक बी ग्रेड फिल्म वो पहली फिल्म रही जिसमें पहली बार किशोर कुमार ने लक्ष्मी प्यारे के कंपोजिशन में गाना गाया, और वो पहला ही गाना मेरे महबूब। वाह जी वाह, क्या गाना है ये। व्यूअर, किशोर कुमार ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए कुल 402 गाने गाए और इतने गाने एलपी के लिए किसी अन्य सिंगर ने नहीं गाए। मोहम्मद रफ़ी ने एलपी के लिए 379 गाने गाए और इतने गाने रफ़ी साहब ने किसी भी अन्य कंपोज़र के लिए नहीं गाए। एलपी के कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा गाने गाए लता मंगेशकर ने। लता जी ने लक्ष्मी प्यारे के कंपोजिशन में बने कुल 712 गानों में अपनी आवाज़ दी और 1964 की सती सावित्री से लेकर 1969 की इंतकाम, 1972 की बॉबी और 1978 की सत्यम शिवम सुंदरम और 1981 की एक दूजे के लिए, इन सारी फिल्मों में लता जी की आवाज़ में एक से बढ़कर एक गाने हैं, लेकिन सब डिफरेंट स्टाइल में। और सबसे बड़ी डिफरेंट स्टाइल की झलक तो लता और एलपी के फिल्म अमर अकबर एंथनी के इस गाने में मिलती है, क्योंकि इस इकलौते गाने में रफ़ी साहब, मुकेश जी और किशोरदा के साथ लता मंगेशकर यानी चारों लीजेंड्स ने अपनी आवाज़ दी थी। यानी तीनों मेल अभिनेताओं के लिए तो 3 अलग अलग मेल सिंगर्स, लेकिन तीनों नायिकाओं के लिए सिर्फ लता मंगेशकर। लेकिन स्टाइल इतनी डिफरेंट कि गाना सुनते वक्त लगता है कि 3 अलग अलग सिंगर गा रही हो। और इसी प्रकार से हर हीरो पर जिसकी आवाज़ फिट बैठे, इस मामले में लक्ष्मी प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े मुरीद थे। प्यारेलाल जी के अनुसार रफ़ी साहब ही इंडस्ट्री में ऐसे इकलौते सिंगर थे जो जिस हीरो, जिस एक्टर के लिए गाते, देखकर लगता था कि वो एक्टर खुद ही गा रहा हो, चाहे वो राजेश खन्ना हो, जॉनी वॉकर हो, जितेंद्र हो, शम्मी कपूर या फिर अमिताभ बच्चन। आज मौसम बड़ा
लता जी के बाद आशा भोसले ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए सबसे ज़्यादा 494 गाने गाए। इनके अलावा एलपी की जिस भी फिल्म में हीरो को बिल्कुल डाउन टू अर्थ दिखाया जाता उसके लिए वो मुकेश जी को ही चुनते, जैसे कि मिलन फिल्म का गोपीनाथ और अमर अकबर एंथनी का अमर। मुकेश जी के अलावा लक्ष्मी प्यारे जी ने मन्ना डे और महेंद्र कपूर जी से लेकर बाद के ज़माने के अमित कुमार, अलका याग्निक, उदित नारायण, शैलेंद्र सिंह, अनुराधा पौडवाल तथा एसपी बाला सुब्रमण्यम से भी कई सुपरहिट गाने गवाए और साथ ही साथ कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार, सुखविंदर सिंह, विनोद राठौड़ और रूप कुमार राठौड़ जैसे सिंगर्स को तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही बड़ा ब्रेक दिया। व्यूअर, पारसमणि के बाद एलपी की जो दूसरी सबसे बड़ी हिट म्यूजिकल फिल्म रही वो थी 1964 में रिलीज हुई दोस्ती। चाहूंगा मैं तुझे। दोस्ती फिल्म प्रोड्यूसर कुछ काले सफ़ेद के चक्कर में बना रहे थे, इसलिए कलाकार तो नए लिए गए और क्रू मेंबर्स ऐसे जो कि रिटायरमेंट की कगार पर थे। और क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को तब ये नया चांस मिला था तो उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए फिल्म के म्यूज़िक पर जी जान से मेहनत की और रिलीज़ के बाद प्रोड्यूसर की उम्मीदों के विपरीत दोस्ती फिल्म एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई। कुल 2 से 5 लाख के बजट में बनी दोस्ती ने उस समय राज कपूर की 60 लाख में बनी संगम से टक्कर ली। संगम फिल्म का संगीत भी बड़ा हिट रहा, जिसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन और शंकर जयकिशन को लक्ष्मी प्यारे अपने गुरु के तौर पर देखते थे। और इस जोड़ी की सबसे ज़्यादा दोस्ती किसी से रही तो वो थे आर.डी. बर्मन, जिनको प्यारे जी तो पंचम कहकर बुलाते हैं। पंचम दा माउथ ऑर्गन बजाने में एक्सपर्ट थे और क्योंकि एलपी की कही बात को वो ना नहीं कह पाए, लिहाजा दोस्ती फिल्म में जो माउथ ऑर्गन बजती हुई सुनाई देती हैं वो पंचम दा ने ही बजाई थी। व्यूअर, दोस्ती के संगीत की ह्यूज सक्सेस के बाद इसे फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया। तब नॉमिनेशन में भेजने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 1.5 लाख का लोन लिया था और जब दोस्ती ने बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड जीता तब लक्ष्मी प्यारे तो घर पर आराम से सो रहे थे और फिर संगीतकार सी रामचंद्र ने इन्हें आकर इत्तला दी कि आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स, उन्हीं दिनों इनकी शादी भी हुई और शादी भी इनकी एक ही हफ्ते में हो गई, यानी प्यारेलाल जी की 22 मई को सुनीला शर्मा से और लक्ष्मीकांत की जानी मानी वेम्प अदाकारा बिंदु की बहन जया से 28 मई के दिन। और यह भी एक मज़ेदार वाकया है कि इनकी शादी के दिनों में सब इनकी पत्नियों को बोला करते थे कि क्या आपकी शादी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से हुई है, यानी प्यारेलाल की पत्नी को भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पत्नी बुलाया जाता और लक्ष्मीकांत जी की पत्नी को भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पत्नी बुलाया जाता। वैसे यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि लक्ष्मीकांत जी के 2 बेटे और 1 बेटी होने की जानकारी मिलती है, जिनमें से इनके एक बेटे ऋषिकेश ने शुरुआत में कुछ फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और साल 1994 में आई फिल्म दिलबर से इन्होंने बतौर एडल्ट एक्टर डेब्यू किया। दिलबर मूवी में इनके अपोजिट नज़र आई थी ममता कुलकर्णी और फिल्म का संगीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही अपनी धुनों से सजाया था। व्यूअर, 1 साल पहले यानी साल 1993 में आई फिल्म खलनायक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों से ही सजा संगीत सुपरहिट हुआ था और खासकर यह गाना। और इसी गाने की सफलता को दोहराने के लिए एलपी ने दिलबर फिल्म में ममता कुलकर्णी पर फिल्माने के लिए यह गाना तैयार किया। लेकिन दिलबर फिल्म का ये गाना खलनायक के उस गाने जैसी सफलता नहीं दोहरा पाया। हालांकि संगीत प्रेमियों के लिए ये दोनों ही गाने काफ़ी ऊंचा स्थान रखते हैं, लेकिन उस समय कई लोगों ने इन गानों को वल्गर भी कहा था। खैर, जो भी हो, पर ऋषिकेश कुंडलकर का एक्टिंग करियर तो उसी फिल्म से ख़त्म हो गया। इनके अलावा लक्ष्मी जी के दूसरे बेटे अभिजीत कुंडलकर ने आशियाना सहित कुछ टीवी धारावाहिकों को प्रोड्यूस किया और बेटी राजेश्वरी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ही कुछ गानों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी आवाज़ दी। लक्ष्मीकांत जी के अलावा नज़र डालें अगर प्यारेलाल जी के परिवार की तरफ तो कुल 7 भाई बहनों में प्यारेलाल जी सबसे बड़े थे और इनके सारे भाई इन्हीं की तरह संगीत की दुनिया से ही जुड़े रहे तथा इनकी बेटी कनल शर्मा ने भी इनकी कुछ फिल्मों के लिए गाने गाए तथा इनके बेटे का नाम है गौतम शर्मा। साथ ही साथ संगीतकार मोंटी शर्मा और मिथुन इनके भतीजे हैं।
व्यूअर, दोस्ती के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद हर बार इनकी किसी न किसी फिल्म को फिल्म फेयर का नॉमिनेशन अवश्य मिलता। दोस्ती के बाद इन्होंने दूसरी बार साल 1968 की फिल्म मिलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता और 1970 की फिल्म दो रास्ते के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया, लेकिन अवार्ड इन्होंने 1970 की ही फिल्म जीने की राह के लिए जीता। व्यूअर, 1971 के 12 सितंबर के दिन शंकर जयकिशन की डेथ के लगभग 11 महीने बाद एक दिन अचानक मुकेश जी लक्ष्मी प्यारे के पास आए और बोले कि राज कपूर एक फिल्म बना रहे हैं और उसके म्यूज़िक कंपोजिशन के लिए वो आपको लेना चाहते हैं। तो एलपी ने सीधा मना कर दिया, क्योंकि राज जी की हर फिल्म का संगीत डिपार्टमेंट शंकर जयकिशन ही संभालते थे और जयकिशन की डेथ से महज 11 महीने बाद राज जी की फिल्म का म्यूज़िक खुद तैयार करना एलपी को सही नहीं लग रहा था। लेकिन मना करने पर मुकेश ने उनसे कहा कि आप उस फिल्म के लिए धुनें नहीं बनाओगे तो भी राज जी शंकर जयकिशन को तो नहीं लेंगे, क्योंकि आपके बाद मुझे कल्याण जी आनंद जी के पास जाने के लिए कहा गया है और अगर वो भी नहीं माने तो फिर आर.डी. बर्मन के पास। लिहाजा फिर लक्ष्मी प्यारे राज जी की उस फिल्म के लिए संगीत देने को तैयार हो गए। वो फिल्म रही बॉबी के संगीत की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद लक्ष्मी प्यारे ने राज साहब की सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग का संगीत भी तैयार किया, जिनमें से सत्यम शिवम सुंदरम के लिए तो इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सत्यम शिवम सुंदरम से पहले साल 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथनी और बाद में साल 1980 की कर्ज और साल 1979 की सरगम के लिए भी इन्होंने अवार्ड जीते। बात करें अगर नॉमिनेशंस की तो दो रास्ते, शोर, बॉबी, दाग, रोटी कपड़ा और मकान, दुल्हन, जानी दुश्मन, आशा, एक दूजे के लिए, प्रेम रोग, हीरो, मेरी जंग, प्यार झुकता नहीं, सुर संगम, तेजाब, राम लखन, सौदागर और खलनायक जैसी फिल्मों के लिए इन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिले। यानी कुल 25 नॉमिनेशंस में से कुल 7 अवार्ड एलपी ने जीते। व्यूअर, फिल्मी दुनिया का कुछ ऐसा है कि कोई खास फिल्म मेकर अपने लिए किसी खास संगीतकार को ही चुनता है, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का रिवाज इनसे भिन्न है, क्योंकि एलपी ने हर दौर के टॉप फिल्म मेकर के साथ काम किया, वो चाहे प्रसाद प्रोडक्शन हो या राजश्री प्रोडक्शन, राज खोसला हो या रामानंद सागर, जय ओम प्रकाश, मनोज कुमार, मोहन सहगल, वी शांताराम, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई और पहले शोमैन राज कपूर से लेकर दूसरे शोमैन सुभाष घई के साथ लक्ष्मी प्यारे ने एक से बढ़कर एक सुरीली धुनें बनाई। साथ ही साथ सिनेमा संगीत के इतिहास की कुछ यादगार धुनें जो कि मेरी फेवरेट हैं, उनके जन्मदाता भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ही हैं। वो धुनें हैं कर्ज फिल्म की गिटार की धुन, हीरो की बांसुरी, नगीना की बीन और खलनायक के गाने चोली के पीछे क्या है का शुरुआती म्यूजिक। फ्रेंड्स, बात अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की हो और आनंद बख्शी का जिक्र ना किया जाए तो वो बात अधूरी होगी, क्योंकि वो आनंद बख्शी ही थे जिन्होंने एलपी की सबसे ज़्यादा फिल्मों यानी 250 से भी ज़्यादा फिल्मों के गाने अपनी कलम से लिखे और साथ ही साथ सुरों के सम्राट मोहम्मद रफ़ी ने मृत्यु से चंद मिनटों पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही गाने की रिकॉर्डिंग की थी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी का ये आखिरी गाना आस पास है। महबूब स्टूडियो में 31 जुलाई 1980 के दिन सुबह 10 बजे रिकॉर्ड किया गया था और 10:25 पर ही रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। व्यूअर, 90 के दशक में भी इस जोड़ी ने बदलते समय के बाद भी संगीत का जादू बरकरार रखा, लेकिन बिगड़ती सेहत इन्हें रोकने लगी थी, क्योंकि 1990 के बाद प्यारेलाल जी भी एक एक्सीडेंट की वजह से बीमार रहने लगे थे और लक्ष्मीकांत जी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। और फिर 1998 के 25 मई के दिन 60 साल की उम्र में लक्ष्मीकांत जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लिहाजा फिर प्यारेलाल जी ने भी अकेले फिल्में स्वीकार करना बंद कर दिया। व्यूअर, 7-8 साल की उम्र से ही संगीत में डूबी हुई इस महान जोड़ी के जीवन के इतने पहलू हैं जिनको ऐसी कितनी ही वीडियोस के जरिए भी नहीं छुआ जा सकता। फिर भी हमने इस वीडियो के ज़रिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये कोशिश अवश्य पसंद आई होगी। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में आ रहे बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।